नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक बार मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके रात को 11 बजे घर वापस आ रहा था, तो एक सुनसान जगह मुझे एक गाड़ी खड़ी नजर आई। जैसे ही मैं गाड़ी के नजदीक आया तो मैंने अपनी बाइक धीरे की तो गाड़ी के साथ एक महिला खड़ी हुई नजर आई। मैंने बाइक रोककर पूछा, मैडम क्या हुआ? तो उसने कहा, शायद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने कहा, यहाँ पर तो आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो कहने लगी, नहीं आप जाओ, मैं किसी और से मदद ले लूंगी। मैंने कहा, मैडम इतनी रात को कौन आपकी मदद करेगा? और फिर यहाँ तो आसपास कोई भी नजर नहीं आता है, बस ट्रकों के अलावा फिर यहाँ सुनसान इलाका है। तो वो बोली, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने कहा, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? तो वो कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तो मैंने कहा, नहीं मैडम, पेट्रोल तो आपको यहाँ नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई बोतल हो तो वो मुझे दो, मैं कुछ इंतजाम कर देता हूँ। तो उसने कहा, हाँ गाड़ी में पानी की बोतल है। तो मैंने कहा, वो मुझे दे दो। तो उसने गाड़ी से निकाल कर पानी की खाली बोतल मुझे दे दी और कहने लगी, आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैंने कहा, मैडम इसमें कष्ट की क्या बात है, आदमी ही आदमी के काम आता है। फिर मैंने उनसे पानी की खाली बोतल लेकर अपनी बाइक का नीचे से पेट्रोल का पाइप निकालकर बोतल में पेट्रोल भरने लगा। तो वो मेरे पास आकर कहने लगी, मैंने सोचा था कि आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के लिए जाओगे, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया था, सॉरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। और मैंने पेट्रोल को बोतल में भरकर उनको कहा, आप अपनी गाड़ी का ढक्कन खोलो। तो उसने गाड़ी के पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोल दिया और मैंने बोतल से उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और फिर दोबारा से बोतल में बाइक से पेट्रोल भरने लगा। तो वो भी मेरे पास आकर बात करने लगी। उसने कहा, मेरा नाम गुंजन है। मैंने अपना नाम विजय बताया और बोतल में पेट्रोल भरकर गाड़ी में डाल दिया। उसके बाद हम दोनों उसकी गाड़ी के पास खड़े होकर बात करने लगे। मुझे उसके साथ बात करते करते गुंजन के मुंह से शराब की बू आई, क्योंकि हम अब काफी नजदीक खड़े होकर बात कर रहे थे। मैंने कहा, गुंजन जी आप ड्रिंक करती हैं क्या? तो गुंजन झेंप कर कहने लगी, नहीं तो। मैंने कहा, फिर आपके मुंह से बू क्यों आ रही है? गुंजन ने कहा, विजय मैं शादी में आई थी और वहां अपने दोस्तों के कहने पर थोड़ी सी ले ली और कुछ नहीं। मैंने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं, तो मैंने कहा, गुंजन जी आप अब अपने घर जाइए, मैं भी अपने घर जाता हूँ। गुंजन कहने लगी, ठीक है, और मुझे पेट्रोल के पैसे देने लगी। तो मैंने मना कर दिया। तो गुंजन ने कहा, विजय आपके घर पर कौन कौन है? मैंने कहा, मैं अकेला ही रहता हूँ। और आप गुंजन जी? गुंजन ने कहा, विजय मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मेरे साथ मेरे पति रहते हैं, वो ज्यादातर काम के कारण बाहर ही रहते हैं। मैंने कहा, गुंजन जी अब घर चलते हैं। तो गुंजन ने कहा, आप अपना फोन नंबर तो दे दो। मैंने कहा, किस लिए? तो गुंजन ने कहा, क्यों नहीं देना चाहते? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, और मैंने अपना फोन नंबर गुंजन को दिया और हम दोनों चल दिए। बाईपास पहुंचकर हम दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और अपने अपने घर चल दिए। अगले दिन 10 बजे गुंजन का फोन आया, विजय तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा, अभी तो घर पर हूँ। गुंजन कहने लगी, आज मुझसे मिल सकते हो? तो मैंने कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी? तो गुंजन कहने लगी, नहीं आज आप मेरे घर पर मिलो। मैंने कहा, नहीं गुंजन जी आज मैं नहीं आ सकता। तो गुंजन कहने लगी, नहीं विजय आज आपको आना ही पड़ेगा, और मैंने फोन रख दिया। उसके बाद मैं नहाने के लिए चला गया और मैं 15 मिनट के बाद मैं जैसे ही देखता हूँ कि मेरे फोन पर 15 मिस कॉल हैं गुंजन जी की। मैंने जैसे ही कॉल किया तो गुंजन बोली, विजय आप बात नहीं करना चाहते तो बोल देते। मैंने कहा, गुंजन जी मैं तो नहाने के लिए गया था तो फोन कैसे उठाता? मैं तो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने तो आपको पहले ही मना कर दिया था, तो आप क्यों बार बार फोन कर रही हैं? यह कहकर मैंने फोन रख दिया। मैं जैसे ही घर से निकला तो गुंजन का फिर से फोन आ गया। मैंने झुंझलाहट में कहा, गुंजन जी आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं तो आपसे परेशान हो गया, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुंजन कहने लगी, नहीं आज ही मिलो।
तो मैंने कहा ठीक है, अपना पूरा पता दो, मैं आपसे अभी 1 घंटे बाद आकर मिलता हूँ। गुंजन ने अपना पता बताया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपने काम पर गया और उसके बाद गुंजन के घर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई तो गुंजन ने दरवाजा खोला और देखते ही बोली, विजय आप आ गए, आओ अंदर। गुंजन ने दरवाजा बंद किया और मैं भी गुंजन के साथ अंदर आ गया। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने पानी पीने के बाद कहा, गुंजन जी आपको मुझसे क्या काम है जो आप इतना परेशान है? गुंजन ने कहा, विजय मेरे पति मेरे पास नहीं रहते और अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण जो हर औरत को चाहिए वह नहीं मिल पाता है। गुंजन ने कहा, मुझे पति का प्यार चाहिए और मेरे पति यह सब समझने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो गुंजन ने कहा, मैं आपके साथ मिलकर अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती हूँ। मैंने गुंजन से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा, गुंजन जी अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊंगा। तो गुंजन ने कहा, नहीं विजय आज आप ड्यूटी मत जाओ, आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं जिससे मैं अपने अकेलेपन को दूर कर सकूं। मैंने कहा नहीं, तो गुंजन नाराज होने लगी, कहने लगी, विजय आप मेरे लिए 1 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? मैंने कहा, नहीं गुंजन जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको शाम को मिलता हूँ, ड्यूटी खत्म करके आता हूँ। मेरे इतना कहते ही गुंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं बाय करके ड्यूटी के लिए निकल गया। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी जल्दी खत्म करके जल्दी से निकल गया। शाम को मैंने गुंजन के घर पर घंटी बजाई तो गुंजन ने जल्दी से दरवाजा खोला। मैंने कहा, गुंजन जी कुछ खाने पीने के लिए तो होगा? गुंजन ने कहा, आपने भी क्या बात कर दी, मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। बस फिर टेबल पर वंदना ने सारा सामान तुरंत ही लगा दिया और थोड़ा सा खाया जो भी खाने के लिए गुंजन ने रखा था, और फिर हम दोनों बाहर घूमने के लिए निकल गए। मैंने गुंजन से बातें करते हुए शहर में घूम रहे थे। गुंजन काफी खुश लग रही थी क्योंकि आज बहुत दिनों से उसे कोई मिला था जिसे वह अपनी दिल की बात कर सकती थी। फिर मैंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। गुंजन ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर हमने एक होटल में खाना खाने चले गए। खाने खाने के बाद मैंने कहा, गुंजन जी आप घर में अकेली ही रहती हैं या फिर साथ में और भी कोई रहता है? गुंजन ने कहा, विजय आप मुझे गुंजन ही कहो क्योंकि अब दोस्त हैं। गुंजन ने कहा, विजय मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जब से शादी हुई है, पहले तो पति साथ रहता था, हम दोनों बहुत ही खुश थे, पर धीरे धीरे सब कुछ इतना बदल गया कि मैं आपको क्या बताऊं। यह कहकर गुंजन रोने लगी। मैंने गुंजन से कहा, जो भी कुछ हुआ उसमें आपका क्या कसूर है? जो भी होना था वो हो गया, आपके पति घर आते तो हो गए। तो कहने लगी, हाँ 15 से 20 दिन में आता है और 1-2 दिन रहकर चला जाता है। मेरे साथ जब तक रहता है बहुत खुश रहता है और मुझे भी हर खुशी देता है। मैंने कहा, गुंजन जी इसमें दुखी होने की क्या बात है? 5 साल आपकी शादी को हुए हैं, फिर इतनी जल्दी से आप लोग घबरा गए। काफी रात हो गई थी तो मैंने गुंजन से कहा, अब हमें घर चलना चाहिए। गुंजन ने कहा, चलो चलते हैं, और फिर हम वापसी घर आ गए और मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर आ गया। हमारी दोस्ती अब गहरी होने लगी थी और गुंजन मुझे अपने जीवन की छोटी से छोटी बातें भी बताने लगी थी। एक दिन गुंजन ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं जैसे ही गुंजन के घर गया तो गुंजन केवल अपने गाउन को पहने हुए थी। गुंजन ने मुझे अपने पास बैठाया और बातें करने लगी। मुझे गुंजन के इरादे कुछ अलग लग रहे थे। गुंजन ने मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो। मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जानना मेरा हक है। गुंजन ने कहा, तुम मुझे वह दे सकते हो जिसकी मुझे जरूरत है। मैंने आश्चर्य से गुंजन की ओर देखा तो उसने कहा, मुझे पति के प्यार की जरूरत है लेकिन वह मुझे नहीं मिल पा रहा है। गुंजन ने कहा, तुम मुझे पति का प्यार दे सकते हो। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो, हम सच्चे दोस्त हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। माना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जो नहीं मिला उसके लिए तुम्हें अपने पति से बात करनी चाहिए। शायद वह तुम्हारी बात समझ सके। और मैं वहां से सीधा अपने घर चला आया। कुछ दिन मैंने गुंजन से बात नहीं की और उसके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। इसी तरह काफी समय बीत गया और एक दिन गुंजन मेरे घर आई और मुझे गले लगाकर थैंक यू कहा।
मैंने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो गुंजन मुझसे माफी मांगने लगी। गुंजन ने कहा कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और तुमने मेरी आंखें खोल दी। वह बोली तुम्हारे जाने के बाद इसके बारे में मैंने अपने पति से बात की और वह मान गए। अब मैं और मेरे पति एक दूसरे को समझने लगे और वह मेरे लिए समय भी निकालने लगे। मैं भी खुश था क्योंकि अब मैं और गुंजन वापसी एक अच्छे दोस्त बन गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऑफिस से कुछ जल्दी ही घर चला गया। वहां भी बिजली गुल थी। मेरी कॉलोनी में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के कारण बिजली फेल हो गई थी। लगभग सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उमस और गर्मी बहुत ज्यादा थी। सभी के बच्चे सड़क पर धमा चौकड़ी मचा रहे थे। हमारे घर वाले भी बाहर खड़े होकर पड़ोसियों से बातें कर रहे थे। मैं भी अपनी बाइक घर के बाहर ही खड़ी करके ठीक बगल वाली भाभी जी से बातें करने लगा, जो कि हाल ही में दिल्ली से लखनऊ आई थी और हमारे परिवार से अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैंने ही महेश को अपने ठीक बगल वाले मकान किराए पर दिलवा दिया था। उनके परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे। महेश उम्र लगभग 35 साल, उनकी पत्नी विद्या और महेश की बहन कोमल। इस वक्त विद्या भाभी साड़ी में गजब की सुंदर लग रही थी। वो लगभग 30 वर्ष की थी। मैं विद्या भाभी से आम बातचीत कर ही रहा था कि इतने में कोमल भी वहां आ गई। मैंने कोमल से ऐसे ही पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने कहा, कोई खास नहीं, जो मुझे समझ में आता है उसे ही पढ़ लेती हूँ। मैं अपनी सलाह देने और मदद करने की आदत से मजबूर उसको सलाह देने लगा। मैंने कहा, तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, यहीं पास में ही है, आने जाने में दिक्कत भी नहीं होगी। वहां पर मेरे ही बैच का लड़का फैकल्टी है, उसको मैं बोल दूंगा तो वो तुम्हारी मदद कर देगा। इस पर विद्या भाभी बोली, आप कल ही इसका एडमिशन करा दीजिए। दिन भर नेट पर सर्फिंग किया करती है, मुझे इसको गाइड करने का समय नहीं मिलता है। समय खराब करने से कोई फायदा नहीं, मैं महेश से बात कर लूंगी। मैंने विद्या भाभी से कहा, कल मैं कोमल को सुबह ऑफिस जाते समय ले लूंगा और इसका एडमिशन करा दूंगा। कोमल बोली, हाँ यही ठीक है। मैंने कहा, गर्मी बहुत है। इतने में बहुत तेज बारिश होने लगी। बाहर खड़े सब लोग अपने अपने घर भाग गए। 1 घंटे की बारिश के बाद मौसम बड़ा सुहाना हो गया। करीब 11 बजे खाना खाकर मैं अपने बेडरूम में गया, कमरे की लाइट ऑन की। फिर बरामदे में पहुंचकर मैंने वहां की बत्ती जैसे ही जलाई कि बल्ब फ्यूज हो गया। लिहाजा बरामदा और पूरी छत अंधेरे की आगोश में ही रहा। मेरा बेडरूम दूसरी मंजिल पर है, उसके सामने बरामदा, फिर खुली छत और बरामदे में महेश के बेडरूम की शीशेदार खिड़की खुलती है। महेश के बेडरूम की खिड़की बंद थी लेकिन पर्दा हटा था। मैंने ऐसे ही कौतूहलवश उसके कमरे में नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एसी चल रहा था और नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे की हर चीज मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। इतने में दरवाजे का पर्दा हटा और विद्या भाभी ने कमरे में प्रवेश किया और फिर ट्यूबलाइट जलाई। मैं थोड़ा पीछे अंधेरे में आ गया ताकि वो देख न सकें। उसके बाद वो सीधे कपड़ों की अलमारी के पास गई और उसका दरवाजा खोलकर अपना गाउन निकाला और उसको बिस्तर पर रख दिया। फिर मुड़कर बगल में लगे शीशे में अपने आप को कई कोणों से निहारने लगी और धीरे से मुस्कुराई। एक बार फिर उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा और फिर बेडरूम से जुड़े बाथरूम में चली गईं। वापस आकर उन्होंने गाउन को पहन लिया। यह सब देखकर तो मेरी कामकंपी छूट गई। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उन्होंने टीवी के ऊपर से रिमोट उठाया और बिस्तर पर पैताने की तरफ सिर करके पेट के बल लेट गई और पैर घुटनों से मोड़कर लेट गई। उन्होंने फिर टीवी चलाया और कई चैनल बदलने के बाद मूवी आ रही थी, वही देखने लगी। कोई 5 मिनट के बाद महेश ने कमरे में प्रवेश किया, पलटकर कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर विद्या की तरफ देखकर बोला, वाह क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। फिर महेश ने टीवी की तरफ देखते हुए पूछा, कौन सी फिल्म आ रही है? विद्या ने महेश की तरफ मुखातिब होकर जवाब दिया, गुड फिल्म। महेश बोला, फिर अलमारी खोलकर अपना स्लीपिंग सूट निकालकर बिस्तर पर रखा और कमरे की सारी लाइट बंद कर दी और सोने चला गया। आज सुबह मैं जल्दी ही तैयार हो गया, बाइक बाहर निकाली और कोमल को बुलाने के लिए उसके घर की घंटी बजा दी।
वो तैयार ही थी, तुरंत बाहर आ गई और साथ में विद्या भाभी भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आ गई। भाभी मुझसे बोली, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने कोचिंग की फीस कोमल को दे दी है। यह कहते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चली गई। मैंने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और कोमल को बैठाकर चल दिया। कोचिंग पहुंचकर उसका एडमिशन करा दिया और वापस घर छोड़ दिया और उसके बाद अपने ऑफिस चला आया। ऑफिस में आज कोई खास काम नहीं था। मैं अपने दोस्तों से जो ऑनलाइन थे उनसे चैट करने लगा, खास तौर से रीमा से। उसके साथ मैं तकरीबन पिछले 1 महीने से रोज चैटिंग कर रहा था। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अचानक रीमा भी ऑनलाइन हो गई। मैंने तुरंत उसको मैसेज भेजा, फिर हम लोग आम बात करने लगे और उसी में उसने मुझे बताया कि अब वो लखनऊ अपने भाई के साथ रहने आ गई है। कोचिंग में एडमिशन आज ही ले लिया है। मैंने पूछा, तुम लखनऊ में कहाँ रह रही हो? तो उसने जब पता बताया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यह तो हमारी कॉलोनी का पता था। यह सुनकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि सिर्फ आज ही मैंने कोमल का एडमिशन उसी कोचिंग में कराया था। मैंने उससे उसका असली नाम फिर पूछा तो उसने रीमा ही बताया। पहले भी यही बताया था तो मुझे कुछ शक तो हुआ, लेकिन मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मैंने फिर उससे कहा, अब तो हम लोग एक ही शहर क्यों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो तुम हमसे कभी मिलो। तो उसने कहा, समय आने पर मैं आपसे जरूर मिलूंगी। आपका सेल नंबर तो मेरे पास है ही, मैं आपको कॉल कर लूंगी, यह मेरा वादा है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोली, अब मैं ऑफलाइन हो रही हूँ क्योंकि भाभी आने वाली हैं। यह पढ़कर मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि चलो जल्दी ही मुलाकात होगी। फिर मैंने सभी ऑनलाइन दोस्तों से विदा लेकर कंप्यूटर बंद किया और घर को रवाना हो गया। आज मुझे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी ही निकल गया था। गाड़ी सर्विस कराने के बाद मैं घर पहुंचा। मैं अभी लंच लेने के बाद सोने की सोच ही रहा था कि बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी भाभी ने कहा, बंटी देखो बाहर कौन है। मैं बाहर निकला तो देखा कि गेट पर कोमल खड़ी है। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा, मुझे आपसे ही काम है। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। तो कोमल अंदर आ गई। तब तक मेरी भाभी भी रसोई से निकलकर हम लोगों के पास आ गई और कोमल से पूछा, क्या बात है कोमल? तो उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, असल में मुझे कोचिंग में एक होमवर्क मिला है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं। कोचिंग से लौटते समय मैंने बंटी भैया की गाड़ी बाहर खड़ी देखी तो सोचा कि इन्हीं से पूछ लूं। भाभी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ बंटी देख लो और बाहर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं सोने जा रही हूँ, तुमको आने में देर हो सकती है। मैंने कहा ठीक है भाभी, और फिर हम दोनों मुख्य द्वार बंद करके कोमल के घर चले गए। कोमल कोचिंग के बाद इस वक्त अकेली ही घर पर रहती थी, क्योंकि उसके भाई और भाभी दोनों एक ही साथ ऑफिस में काम करते थे और एक ही साथ आते जाते थे। खैर मैंने कोमल से पूछा, क्या समस्या है? तो उसने कहा, आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, उसमें बहुत कम अंक मिले। सर ने कहा है कि रीडिंग और स्पीकिंग सही करो, मेरा उच्चारण भी सही नहीं है, तो बंटी भैया बताइए कि मैं कैसे सुधार करूं। मैंने कहा, बहुत आसान है, नेट पर ऑनलाइन बहुत सी साइट है जिस पर तुम प्रैक्टिस कर सकती हो। तो वो बोली, प्लीज आप नेट पर सर्च कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कंप्यूटर कहाँ है? उसने कहा, मेरे बेडरूम में है, और फिर बोली, आइए। उसने कुर्सी पर बैठकर अपना कंप्यूटर ऑन किया और नेट कनेक्ट करके मुझसे कहा, आप सर्च करिए, तब तक मैं कपड़े बदलकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर मैं गूगल पर साइट सर्च करने लगा। एक साइट मुझे कुछ समझ में आई कि अचानक लाइट चली गई और यूपीएस न होने की वजह से कंप्यूटर भी बंद हो गया। इसी बीच कोमल अपने दोनों हाथों से चाय की ट्रे पकड़े हुए कमरे में आई और बोली, लीजिए आप चाय पीजिए, तब तक शायद बिजली आ जाए। उसने ट्रे कंप्यूटर टेबल के एक कोने पर रख दी और खुद मेरे बगल में बिस्तर पर बैठकर चाय पीने लगी। अभी हम लोग चाय पी ही रहे थे कि बिजली आ गई। मैंने कप रखा और कंप्यूटर ऑन किया। फिर मैंने सोचा कि दोबारा सर्च करने से क्या फायदा, वेब हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, उसी से दोबारा साइट खोल लेंगे। फिर मैंने वेब हिस्ट्री खोली, उसमें वो साइट तो थी ही, लेकिन मेरी नजर उसकी हिस्ट्री पर पड़ी। तो मैंने बगल में बैठी चाय पीते हुए कोमल से पूछा कि ये सिस्टम कौन कौन प्रयोग करता है।
तो उसने कहा, मैं और मेरी भाभी। मैंने पूछा, तुम सोशल मीडिया पर किसी से बात करती हो? पहले तो कोमल ने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि तुम उससे रीमा नाम से बात करती हो ना, तुरंत उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए और उसने पूछा कि आपको कैसे पता? मैंने कहा, वो बंटी सिंह मैं ही हूँ जिससे तुम रोज चैट करती हो। इस पर वो शर्मा गई और मेरे पीठ पर हल्के से हाथ मार कर कहा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि न जाने आप क्या सोचेंगे। मैंने कहा, चलो भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है। वैसे भी तुम मुझसे मिलने का वादा कर चुकी हो। इस पर वो शर्मा कर मुस्कुराने लगी। फिर मैंने उसको एक साइट सर्च करके दी और कहा, इस पर तुम रीडिंग करो और हेडफोन से सुनो और बोलकर प्रैक्टिस करो। उसने कहा, थैंक्स। मैंने कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। आज ऑफिस आने में कुछ देर हो गई। आते ही मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाकर आज के काम की लिस्ट मंगाई। फिर मैंने काम के अनुसार असिस्टेंट को सब कुछ समझा दिया और कहा कि आज मुझे 1 बजे एक खास मीटिंग में जाना है, बाकी का काम तुम देख लेना। वो बोला, ठीक है सर, आप टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। मैं बेसब्री से उसके फोन का इंतजार कर रहा था। इतने में कोमल का फोन आ गया और उसने बताया, आज भैया और भाभी ऑफिस नहीं गए हैं। आज का कार्यक्रम रद्द करो, कल का रखो। वैसे तो उन लोगों का शनिवार ऑफ रहता है, लेकिन आज की बजाय वो लोग कल ऑफिस जाएंगे। मेरा मूड बहुत खराब हो गया। खैर, मैं कर भी क्या सकता था सिवाय इंतजार के अलावा। शनिवार को मुझे ऑफिस के काम से दोपहर की फ्लाइट से 5 दिनों के लिए मुंबई जाना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपने ऑफिस वापस आ गया और बचे हुए काम निपटाने लगा। फिर अगले दिन में जल्दी ऑफिस आ गया क्योंकि कुछ फाइल्स लेकर मुझे मुंबई जाना था। करीब 10 बजे कोमल का फोन आया। उसने बताया, भाभी भैया अभी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। मैंने उससे कहा, यार मेरी भाभी भी तो घर पर है। तो उसने बताया, आपकी भाभी अभी पड़ोस की आंटी के घर हवन में गई हैं और मुझसे कह गई है कि आप आज जल्दी घर आएंगे और वो 2 बजे तक वापस आएंगी। फिर मैंने तुरंत उसका सारा सामान जो कल खरीदा था लेकर घर रवाना हो गया। कोमल अपने गेट पर ही खड़ी थी। उसने कहा, आपके घर की चाबी मेरे पास है। मैंने उससे चाबी ली और घर खोलकर अपना सामान रखकर वापस अपना घर बंद करके कोमल के घर चला गया। अब मैं रोजाना कोमल को ट्यूशन देने लगा। कोमल और मेरी दोस्ती एक अनजान नाम से हुई, लेकिन हम इस तरह मिलेंगे और हमारी दोस्ती इस कदर परवान चढ़ेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जरूर करें। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन है, उम्र 28 साल है और मैं आजाद जिंदगी जीने वाला हूँ। मैं पुणे में रहता हूँ और मैं एक अर्ध सरकारी कंपनी में काम करता हूँ। एक बार मैं अपने ऑफिस के काम से दिल्ली गया था। मैं पुणे से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी ली। मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी, जिसके लिए मैं पहले ही लेट हो गया था। मीटिंग 11 बजे की थी और मीटिंग का एजेंडा मेरे पास था। मैं ऑफिस के गेस्ट हाउस पहुंचा। मीटिंग वहीं गेस्ट हाउस में थी। मैं समय पर पहुंच गया था। मीटिंग में करीब 20 से 25 लोग होंगे। मीटिंग शुरू हुई। मैंने नोट किया कि मीटिंग में एक औरत जिसकी उम्र 30 साल होगी, वो पेंसिल को अपने कान के ऊपर बालों में घुमाते हुए मुझे ही देख रही थी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। उसका नाम पिंकी था। वो मेरे दोस्त की बीवी थी। कभी वो एक जानी मानी मॉडल हुआ करती थी, जिसकी शादी को अभी 3 साल भी नहीं हुए थे। 6 महीने पहले मेरे दोस्त की मौत हो गई और उसके बाद उसे हमारी कंपनी ने अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नौकरी दी थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने लव मैरिज की थी। मैं जब मीटिंग में खड़े होकर स्पीच देने के बाद जब मैं अपनी जगह बैठा तो सब लोगों की तरह वो भी जोर जोर से ताली बजा रही थी। मेरी नजर अचानक उसके ऊपर चली गई। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी तो मैंने भी छोटी सी स्माइल दी। जैसे तैसे शाम को 4 बजे मीटिंग खत्म हुई। सब लोग लंच के लिए जाने लगे। मुझे भी बड़ी जोर के भूख लगी थी। मैंने यान में सिर्फ नाश्ता किया था और सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं मेज पर से अपनी फाइल और पेपर समेटने लगा। मैंने जैसे ही बैग उठाया और चलने लगा कि अचानक पिंकी ने आवाज दी। पिंकी ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो?
मैं बोला, पिंकी भाभी सॉरी, वो क्या है ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पिंकी ने कहा, अभी भी बहाने काफी अच्छे बना लेते हो। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। तो पिंकी ने कहा, चलो आज मेरे हाथ का खाना खाओगे तुम। मैंने मना कर दिया तो पिंकी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी वो होते तो तुम इनकार करते क्या। मैंने कहा, भाभी ऐसी बात नहीं है। पिंकी ने कहा, तुम भी यही समझते हो ना कि मैंने उनकी जान ली है। मैं बोला, भाभी रो मत, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, फिर तुम क्यों अपने आप को कोसती हो। असलियत क्या थी यह सिर्फ मैं जानता था कि विशाल ने खुदकुशी क्यों की थी। भाभी के बहुत मनाने पर मैं भाभी के साथ घर जाने के लिए राजी हो गया। मैं यह भी जानता था कि भाभी बहुत जिद्दी है, वो मुझे अपने घर ले जाकर ही रहेगी। मैं भाभी के साथ कार में बैठ गया और भाभी कार चला रही थी क्योंकि उसे साथ ड्राइविंग बहुत पसंद थी। मैं शांत बैठा था। पिंकी ने कहा, नितिन यह बताओ कि तुमसे तो विशाल कभी कोई बात नहीं छुपाता था ना। मैं बोला, नहीं, हम दोनों में कोई भी बात राज नहीं रहती थी। पिंकी ने पूछा, दिल्ली में अभी कब तक हो। तो मैंने कहा, कल दोपहर तक हूँ। पिंकी ने पूछा, यहाँ पर कहाँ रुके हो। मैं बोला, होटल में रुका हूँ। करीब 20 मिनट के बाद हम पिंकी के घर जो पहुंचे। पिंकी ने अपने घर में नौकरानी को कुछ पैसे दिए और सामान लाने के लिए कहा। फिर पिंकी तौलिया लेकर मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, नितिन तुम फ्रेश हो जाओ। मैंने तौलिया लिया और बाथरूम में चला गया। तभी नौकरानी सामान ले आई और किचन में ले गई और पिंकी से कहा, दीदी मैं जा रही हूँ कहकर नौकरानी चली गई। मैंने टीवी ऑन किया और मूवी देखने लगा। 10 मिनट के बाद पिंकी हाथ में एक पैकेट लेकर मेरे पास आई और मुझे देते हुए कहा, यह विशाल आपके लिए लाया था। मैंने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें शराब की बोतल थी। मैंने बोतल वापस देते हुए कहा, भाभी मैंने विशाल के जाने बाद पीना छोड़ दिया है। पिंकी, इसका मैं क्या करूंगी, विशाल तुम्हारे लिए यह थाईलैंड से लाया था और मैं थोड़े ही ना इसे पीऊंगी। इतना कहकर वो किचन की ओर चली गई। मैंने बोतल को सामने मेज पर रख दिया और सोचा कि काश विशाल होता तो हम दोनों साथ में ले रहे होते। उसके जाने बाद मैंने लगभग पीना छोड़ ही दिया था। तभी पिंकी गिलास लेकर आई और मेरे सामने मेज पर रख दिया। मैं बोला, नहीं भाभी मैं नहीं पीऊंगा, मैं सिर्फ विशाल के साथ ही पीता था। पिंकी ने कहा, मेरे सामने विशाल ने आपसे वादा किया था ना कि जिंदगी में कभी ना कभी वो तुम्हें जिन पिलाएंगे। पिंकी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं अपने पति इच्छा पूरी कर रही हूँ। तुम आराम से पियो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, ठीक है ना। मेरे दिमाग ख्याल आया, पिंकी क्यों ऐसा कर रही है, ऐसा करके पिंकी को क्या मिलेगा। ना जाने पिंकी का मकसद क्या है। इतने में ही बाहर जोरों की बारिश होने लगी। शायद उसे जो विशाल से नहीं मिला वो मेरे से हासिल करना चाहती थी। तभी पीछे से पिंकी की आवाज आई, खाना तैयार हो गया है, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। मैं जैसे पीछे मुड़ा और देखा तो मेरे पूरे शरीर में कंपकंपी सी होने लगी, जैसे मैंने बिजली का तार पकड़ लिया हो। क्योंकि पिंकी ने गाउन पहन रखा था, मैं तो उसके बदन को ही निहार रहा था। पिंकी की आवाज से अचानक मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने सोचा बारिश रुके या न रुके, खाना खाने के बाद तुरंत निकल जाऊंगा। उसके बाद हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो पिंकी मेरे सामने बैठ गई और खाना परोसने लगी। मैंने अपनी नजरें नीचे की और हम चुपचाप खाना खाने लगे। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 8 बज रहे थे और बारिश लगातार हो ही रही थी। पिंकी ने कहा, नितिन यह बताओ कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैं बोला, अभी तक ऐसी लड़की ही नहीं मिली जिससे मैं शादी करूं। पिंकी ने कहा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। मेरे मुंह से निकल गया कि आप जैसी। पिंकी चुप हो गई। मैं पानी पीने लगा क्योंकि पिंकी के सामने वैसे भी मैं खाना नहीं खा पा रहा था। तभी पिंकी ने कहा, और लो ना नितिन। मैं बोला, नहीं भाभी बस हो गया। पिंकी ने कहा, और नहीं लिया तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी, तुम सोच लो। बस भाभी मैं और नहीं खा सकता। मेरे इतना ही कहने की देर थी कि पिंकी अपनी कुर्सी से उठी और मेरी प्लेट में खाना जबरदस्ती डाल दिया। भाभी अपने हाथ से खाना मेरे मुंह के पास लाई और कहा, अब मुंह खोलोगे या नहीं। मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं उसके हाथों से खाना खाने लगा। भाभी को तो मौका मिल गया था अपनी बात जाहिर करने का, लेकिन मैं क्या करूं। मैं बोला, भाभी विशाल के लिए बस करो वरना तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी।
पिंकी ने रोते हुए कहा, तो अभी क्या है, अच्छी चल रही है। फिर हम दोनों रात को सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे, जो मुझे पता ही नहीं था, मेरी नींद खुली। मेरा सर जोर से दर्द हो रहा था, मानो कि सर फट रहा हो। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। पिंकी ने कहा, तुम नहा लो और मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, तब तक तुम विशाल के कपड़े पहन लेना। 5 मिनट के बाद पिंकी वापस आई और उसके हाथ में कपड़े थे। पिंकी ने कहा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैंने पूछा, क्यों भाभी? मैं नहा धो के पिंकी के दिए हुए कपड़े पहन ही रहा था कि मेरा ध्यान घड़ी की ओर गया, जिसमें 1 बज रहे थे। मुझे 1 बजे की ट्रेन से निकलना था, जो पिंकी को भी पता था। तो फिर पिंकी ने मुझे जगाया, क्यों नहीं, क्या चाहिए पिंकी को? खैर, मैं जैसे ही हॉल में पहुंचा, पिंकी काली साड़ी पहने हुए खड़ी थी। लेकिन जैसे ही पिंकी ने मुझे देखा और कहने लगी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, क्या कर रहे थे बाथरूम में? मैंने पूछा, पिंकी तुम कहीं जा रही हो? तो पिंकी ने कहा, तुम नहीं, हम जा रहे हैं। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? तो पिंकी ने कहा, मतलब यह कि आज दोपहर में तुम्हें जाना था ना, लेकिन तुम घोड़े की नींद सो रहे थे। जब मैं तुम्हें जगाने आई तो वैसे तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तुम्हें जगाना मुश्किल था। मैं बोला, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। पिंकी ने उदास होते हुए कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रुकने का कोई कारण भी तो नहीं है। पिंकी ने, कोई बात नहीं, आज हम कुतुब मीनार देखने चलते हैं और खाना भी बाहर ही खाएंगे। पिंकी ने मेरे हाथ में हाथ डाला तो मैंने कहा, यह क्या कर रही हो? पिंकी ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते यह भी नहीं कर सकती क्या? मैं बोला, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगा। मैंने सोचा कि आज यहीं रुक जाता हूँ, कल चला जाऊंगा और पिंकी की बात भी पूरी हो जाएगी। फिर हम दोनों निकल पड़े और लाल किला और कुतुब मीनार देखा। और फिर रात को 9 बजे हमने होटल ताज पैलेस खाना खाया। फिर रात को करीब 11 बजे के आसपास हम वापस आ गए। मैं हॉल में बैठकर टीवी ऑन करके देखने लगा। तब तक पिंकी ने मेरे लिए पानी लेकर आई। मैं अपना बैग खोलकर बैठ गया, जिसमें जिन की बोतल थी। मैंने पानी लेकर मेज पर रख दिया। इतने में ही पिंकी ने मेरे हाथों से बैग छीन लिया और बाजू में रख दिया और कहा, आज तुम शराब नहीं पियोगे। मैंने कहा, मैं शराब नहीं पी रहा था, मैं तो लैपटॉप निकाल रहा था। मैं हैरान था कि विशाल ने मेरे बारे में इतना सब कुछ बता दिया, और यह भी कि काला मेरा पसंदीदा रंग है। सच मानो तो मेरी वहां से जाने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन वो मेरा घर भी तो नहीं था। मेरे पुणे आने के बाद भी वो मेरे दिलो दिमाग में दिल्ली की यादें और पिंकी बातें घूम रही थी। अब मैंने पिंकी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन पिंकी ने इनकार कर दिया। पिंकी ने कहा, मेरी आत्मा और बाकी रिश्ता तो मेरा विशाल के साथ ही मरते दम तक जुड़ा है और जुड़ा ही रहेगा। मैंने पिंकी से कहा कि तुम यह अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरा दिल मत तोड़ो। पिंकी रोते हुए कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, यह सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया कि तुम विशाल के सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम में विशाल की छवि देखती हूँ, लेकिन तुम विशाल नहीं हो, मुझे गलत मत समझना। पिंकी की सिर्फ इस बात ने मेरे जीवन में औरत शब्द की परिभाषा ही बदल दी। क्या यह पिंकी का मेरे प्रति प्यार था या दोस्ती? तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।